तो एनएस एसोसिएट्स बस कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है कि इसके और भी कुछ चीज़ें हैं? अभी हम लोगों ने जो है वो देश के काफ़ी अच्छे नामी प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन हमने अभी कंप्लीट किया, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों से किया। जब ये स्टार्ट हुआ था एज अ स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, राइट? अब ये एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन फर्म बन गई है, तो उसके बारे में बताओगे कि ऐसे इतना जल्दी स्केल कैसे करा आप लोग ने? देखिए, हम लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को जो है मॉडर्न करते रहे। अगर एक बंदे को हायर होना आपकी कंपनी में, तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो तो यही देखती हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कितना ज़रूरतमंद है। हो सकता है वो फिजिकली भी वीक हो सकता है, वो मेंटली भी वीक हो सकता है उसके नसीब से भी तो जो है ऊपर वाला हमें दे सकता है। तो उसका नसीब तो है ना कि उसको रोटी मिलेगी। तो मैं सोचूं मैं रोटी दे रहा हूँ तो मैं नहीं दे रहा, हो सकता है उसके वजह से मुझे रोटी मिले। तो ऐसा टाइम था क्या कि आपने पर्सनल सैक्रिफाइस करा था? सेक्रीफाइस तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि लाइफ में हर चीज़ में करना पड़ता है। आपने किसी को मेंटर वगैरह माना था क्या, कि जो आप गलती कर रहे थे आपको बता रहा था, तो मेंटर वगैरह थे क्या उसमें? मेरे फादर मेरे mentor। अगर एक सक्सेस मंत्र पूछूं आपसे, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? खुश रहना। Hi guys, this is Shreyansh Goel. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us, who is none other than Mr. Beg. So he is the founder of NS Associates. Hi, आप कैसे हो? हेलो शहंस। हाय। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे? माय नेम इज़ MQH बेग, मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग। मैं जो है वो NS एसोसिएट का वन ऑफ द फाउंडर हूँ। हम लोग 7 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मेरी जो शुरुआत है वो ऐसे है कि मेरे फादर जो कि एक सोशल वर्कर थे और जामिया एलुमनाई थे, और उन्होंने जो है जामिया से सोशल वर्क किया था। 61 में उन्होंने सोशल वर्क किया। उसके बाद जो है वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने जो है वो सोशल वर्क में ही निकाली। और हम लोगों ने पैदाइश से ही जो है उनको देखा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद करी। और जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों के बिना जो है वो ज़िंदगी जो है वो अधूरी होती है। तो उन्होंने जो है वो रोटी, अगर आप कहें तो इस तरह से करी कि उन्होंने जो है एक कोऑपरेटिव बैंक इस्टेब्लिश किया 94 में 95 में एक जामिया कोऑपरेटिव बैंक के नाम से उन्होंने एक बैंक इस्टेब्लिश किया, जो कि दिल्ली में आज मौजूद है। और उसमें 808 उसकी ब्रांचेज़ हैं और 500 करोड़ का उसका जो है वो बिज़नेस है। और मैं प्रेज़ेंटली उस बैंक का चेयरमैन हूँ। और मेरे फादर ने जो है इसके अलावा जो काम किया वो एक एजुकेशन पे भी किया। एजुकेशन में हम लोग जो है आज़मगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है आज़मगढ़। ओके। आज़मगढ़ जो है वो वहाँ पर उन्होंने जो है वो एजुकेशन के ऊपर वो अपने बड़े भाई के से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने जो है वो आज़मगढ़ के अंदर कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। और आज जो है वो वहाँ पर चल रहे हैं। और अलग-अलग इदारों में हम देखें तो जो वहाँ पर चल रहे हैं तकरीबन 15 से 20 हज़ार बच्चे उसमें जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं। ओके। ख़ास तौर से जो है वो लड़कियाँ हैं। और लड़कियों का बेसिकली क्या है कि मेरे फादर और मेरे जो फादर के बड़े भाई थे, वो जो उनके फादर जैसे थे, उनका ये कहना था कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो इंडिविजुअल पढ़ता है, और अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरी फैमिली पढ़ती है। राइट। तो इसलिए अगर हमें जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने भारत को ले जाना है, तो हमारे को जो है वो लड़कियों को जो है वो एक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी कि जो ग्रेजुएट ना हो। और ये एक बड़ी चीज़ है कि एक बैकवर्ड जगह पर जो है वहाँ पर वो उसकी सिर्फ उसका रीज़न यही था कि हमारे गांव में स्कूल थे और डिग्री कॉलेज थे। और अब तो जो है वो बीएड और बीटीसी सारे वो मौजूद हैं। मेरे डैडी के एक और छोटे भाई, उन्होंने जो है वो उनके दिली ख्वाहिश पे एक इंग्लिश स्कूल खोला जो जेपीएस के नाम से वहाँ पे चल रहा है।
और वो सीबीएसई पैटर्न पे चलता है। सीबीएसई के उसमें उसको होते हैं, उसमें भी तकरीबन 1000 बच्चे बच्चियाँ हमारे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मेरे पूरे ख़ानदान में जो है किसी भी रिलीजन को लेके कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। और हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई वो इसी ऐसी माहौल में हुई कि हमने जहाँ पे कहीं कोई भेदभाव नहीं देखा कि किसी भी कास्ट से और रिलीजन और क्रीड में हमने कभी कोई डिफरेंस नहीं पाया। तो वो हमारी अपब्रिंगिंग उसमें है, तो हम लोग भी उसी उस पे लेके चल रहे हैं। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी इसी के ऊपर है कि अगर हमें जो है वो विकसित भारत बनाना है तो हमें जो है वो सबकी तरक्की चाहिए और बराबर का हिस्सा सबका होना चाहिए। ओके। और इसी उसके ऊपर, और ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे फादर का वो था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब चीज़ जो है वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट ने अगर आपको सहूलतें दे रखी हैं, सड़क दे रखी हैं, आपको जो है वो पानी मिल रहा है और आपको जो है वो अच्छी हवा मिल रही है, सारी चीज़ें अगर हैं, तो आप लोग खुद अपने आप अपने स्कूल कॉलेज बनाएँ और उन वहाँ पर जो है एक सभी धर्मों के बच्चों को मिला के उनको एक अच्छा माहौल पैदा करें। राइट। तो आप ये बताओगे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी थी जी। एंड फिर आपने बिजनेस के बारे में कैसे सोचा? एक टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि बिजनेस करना है? सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पहले जो है वो सिविल 89 में हम लोग पास आउट हुए। और मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था देवेंद्र रावत। हम दोनों जो है वो जब कर रहे थे तभी हम लोग जो है वो हमने ये सोचा था हम्म। कि हम लोग जो है वो अपना काम करेंगे। हम्म। और जब हम पास आउट हुए तो हमने अलग अलग डिफरेंट जगहों पर हमने इंटर्नशिप करी। और इंटर्नशिप हमने तकरीबन 4 महीने 4.5 महीने की इंटर्नशिप करी। और 1 जनवरी 1990 में हम लोगों ने एक कंपनी बनाई सबा कंस्ट्रक्शन के नाम से। अच्छा। और हमने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पास ना नॉलेज थी और ना पैसे थे, एक जुनून था बस। उस जुनून ने जो है वो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमेशा से सोचा था कि स्टार्टिंग से यही करना है, बिजनेस करना है? हमेशा से नहीं सोचा था। 84 में मेरे फादर जो है, क्योंकि मैंने बताया ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं अब वापस मकान पे आता हूँ। उन्होंने जो है वो एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई 72 में। तो उसका नाम रखा उन्होंने ज़ाकिर बाग। अच्छा। तो ज़ाकिर बाग के नाम से उन्होंने जो है वो एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें सभी धर्म के लोगों को उसके अंदर रखा। और धर्म के अलावा अलग अलग उसके अंदर जो है वो कास्ट भी रखी कि पंडित भी हैं उसके अंदर, बनिए भी थे, और उसके अंदर शेड्यूल कास्ट भी थे। और उसके अंदर जो है वो सभी धर्मों के लोग जो है वो वहाँ पर थे। क्रिश्चियन भी थे, और ऐसे भी लोग थे जिनकी इंटर चेंज मैरिज थी, हम्म। यानी क्रिश्चियन मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इस तरह के उन्होंने कपल भी लिए और एक एक अच्छी सी सोसाइटी बनाई। और 84 से हम लोग जो है उस सोसाइटी में रह रहे हैं। जब वो सोसाइटी बन रही थी तो उस वक़्त एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया जो कि एक बड़ी नामी कंपनी थी, गुरबख्श सिंह बीए। अच्छा। तो गुरबख्श सिंह बीए जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर थे। वो आज़ादी के पहले से जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। उस वक़्त बीए की डिग्री जो है वो बड़ी डिग्री मानी जाती थी, तो इसलिए वो अपने नाम के आगे बीए लगाते थे। तो उन्होंने जो एक कंपनी शुरू करी, और उनके उसमें जो है क्वालिटी बड़ा वो था। उससे पहले आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो है एक अच्छी वो नहीं समझी जाती थी, और पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आते थे। अनपढ़ ही लोग, क्योंकि इस वक़्त माना जाता था कि ये लाइन जो है वो अच्छी नहीं है, गंदी लाइन है, इसके अंदर जो है वो अच्छे लोग नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने जो है शुरुआत करी तो हम भी उससे इंस्पायर हुए। हमने उसके अंदर जो है वो हमने इंजीनियरिंग करके हुए, और उनके जो साहब बेटे थे वो बाद में जब आए उन्होंने जो है वो पीएचडी की, और मैंने उन्हीं के अंडर में जो है वो 4 महीने की इंटर्नशिप करी। अच्छा। और उनके अंदर जो क्वालिटी की वो थी कि वो खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन इससे पहले कि क्लाइंट का इंजीनियर कहे, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती थी, कास्टिंग गलत हो जाती थी, तो ये कहते थे इसको डिसमेंटल कर दो, क्योंकि कोई इसमें किसी तरह का कोई स्टिच नहीं लगाना है। वो कहते थे इसको तोड़ दो और दोबारा से इसको जो है बनाओ। तो वो हमने जो क्वालिटी का वो था वो हमने उनसे सीखा। ओके। तो जैसे आपने बताया 1919 में आप
आपने पहला कंपनी स्टार्ट करा था, उसके बाद आपका एनएस एसोसिएट्स में ट्रांजिशन कैसे हुआ? कहते हैं कि हम लोग जो है वो तकरीबन 90 से लेके और 98 तक हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करी, और स्ट्रगल करने के बाद 94 में जो है वो मेरे एक बड़े भाई जो है वो लीबिया में थे 7 साल, उन्होंने भी इंजीनियरिंग करी थी। वो लीबिया से आए और हम लोग उस साल हमारी बारी शादी भी हुई, और वो कुछ पैसा भी लेके आए थे, 12-13 लाख रुपए जो है लेके आए। तो ये हुआ कि भाई रावत से बात हुई तो हमने कहा कि इनके पास थोड़ा पैसा है, हम लोग इनको अपने साथ ले लेते हैं। तो उस पैसे से और कुछ एक हमारे और फाइनेंसर थे, और उनके साथ हमने जो है वो मिलके एक फ्लैट्स बनाए, 8 फ्लैट बनाए हमने, और वहाँ वो हमारी शुरुआत हुई। हमने फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लैट्स की शुरुआत करी अपने बिल्डरशिप के उसमें, और फिर हम लोग बिल्डरशिप लाइन में रहे। हमने अच्छे प्रोजेक्ट, लेकिन हमने जो भी प्रोजेक्ट किए वो बहुत क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट थे, और हमने जो है वो हमारा एक अच्छा नाम भी हुआ, क्योंकि जो हम काम करते थे वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ करते थे, जो जनरली दूसरे बिल्डर करते हैं, हमने उस तरह के काम नहीं किए। तो हमारी चीज़ जो है वो जल्दी बिक भी जाती थी। उससे कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा-सा वो हुआ कि यार ये तो इनकी चीज़ बिक भी जाती है और हम लोग बना भी लेते हैं, बिकती नहीं है। तो कुछ शरारती लोगों ने जो है वो हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें करी, और कोर्ट वोर्ट पहुँच के हमारी बिल्डिंग डिमोलिश करा दी। तो कहते हैं कि वो उसके बाद ही हमारा जो है वो एक डिफरेंट वो आया, और मेरे फादर मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कभी भी जो है वो ऐसी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने इससे भी बेहतर सोचा हो। और वो बात सच निकली, और हम लोग जो है वो हमने उस इलाके को छोड़ दिया, और हम लोग जो है वो वापस कंस्ट्रक्शन में लाइन में आए। तो मतलब जो लगाया था आपने सब खत्म हो गया? हाँ, वहाँ तक आप समझ लीजिए कि हम लोग वापस ज़ीरो पे आ गए थे। अच्छा। हाँ, वो हमारा जो है फिर दोबारा हम ज़ीरो पे थे। ओके, फिर? फिर हम लोगों ने जो है दोबारा से अपनी छोटे-छोटे काम शुरू करे, और 2000 में जो है हमने एक बिड किया था। तो वहाँ पर 97-98 में जो है मेरे और 2 भाई हैं और शशांक गुप्ता, इन तीनों ने मिलके जो है एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था एनएस कंस्ट्रक्शन। अच्छा। तो एनएस कंस्ट्रक्शन से जो है वो लोग उस पे काम करते रहे। 2000 में हमने जो है वो एक जगह पे ये बिड किया, जहाँ पे दोनों वो भी आए बिडिंग में और हम भी थे। तो रावत ने जो है ये कहा कि यार आपस में जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा ना हम लोग ऐसा करते हैं कि ये मिल के बिड करते हैं। तो हमने बात करी और वो तैयार हो गए कि हम लोग मिल के बिड करते हैं। जब हमने मिल के बिड किया तो हमें बिड मिल गया, और हमने एनएस कंस्ट्रक्शन के नाम पे ही वो बिड किया था। हमने अपनी बिड बिड विथड्रॉ कर ली थी वहाँ से। तो हमारा जो भी वो हुआ वो प्रॉफ़िट हमने आपस में शेयर कर लिया। बाद में 1-2 काम और हमने मिल के छोटे-छोटे किए। फिर ये सोचा गया कि क्यों ना हम मिल के काम करें, और 2000 से समझ लीजिए फिर हम लोग इकट्ठे हैं। ओके। अगर मैं बात करूँ एनएस एसोसिएट्स की, तो ये इसका विज़न क्या है? करना क्या चाहती है कंपनी? देखिए एनएस एसोसिएट्स जो है वो मुल्क के लिए, जैसे हम लोगों का, हाँ, मेरा मेन फ़ोकस ये है कि पेट तो हर कोई भर लेता है अपना। हर कोई आदमी अपना पेट भर लेता है, अच्छा। लेकिन पेट भरने के साथ-साथ आप ऐसा काम करें कि जो विज़िबल हो, और हमें ये लगे कि हमने अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई काम किया है। तो हमारा जो मेन फ़ोकस है वो यही है कि हम जो काम करें, एक ईंट भी लगाएँ, तो ये सोच के लगाएँ कि इसके अंदर लगने वाली मिट्टी से लेके और सीमेंट सरिया तक, वो हमारे देश का सरमाया है। और वो जब लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई चीज़ बनती है तो उससे बहुत सारे पॉल्यूशन भी होते हैं। चाहे हम फर्टाइल लैंड यूज़ करते हैं ब्रिक ब्रिक बनाने के लिए। सीमेंट भी जो है वो हम उस नेचुरल रिसोर्सेज़ से ही बनाते हैं, स्टील भी नेचुरल रिसोर्सेज़ से आता है। और ये एक इसका मिसयूज़ या कोई चीज़ भी हो, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जो है जो चीज़ बने तो 100 साल तक तो जो है उसकी लाइफ़ रहनी चाहिए। ओके।
तो एनएस एसोसिएट्स बस कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है कि इसके और भी कुछ चीज़ें हैं? नहीं, अब हम लोग जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो देश के काफ़ी अच्छे नामी प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन हमने अभी कंप्लीट किया, जिसका जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथों से किया। इसके अलावा वाराणसी रेलवे स्टेशन हमने किया, और देश को जो है वो एक हिस्से से, जो कि कहते हैं कि इस देश का जो है वो दिल है, कश्मीर, उसको जो है वो हमारे उस लाइन में, जो रेलवे लाइन जो है वो कश्मीर तक गई है, उसके लाइन के 2 रेलवे स्टेशन जो कि बड़े चैलेंजिंग थे, रियासी रेलवे स्टेशन और खड़ी, एक बनिहाल जगह है वहाँ पे, उस रेलवे स्टेशन का नाम है खड़ी, वो स्टेशन भी हमने बनाए हैं। इसके अलावा भी हमने जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, 5 स्टार होटल्स बनाए हैं, और डबल फिगर में हम लोगों ने जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए, और अभी हमारे कई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इससे पहले हमने 13-14 5 स्टार होटल भी कंप्लीट किए हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारा आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लिया है, लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट होता है वो लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उसके बारे में बताओगे कि पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? क्योंकि पहले जो 5 से 10 कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहला प्रोजेक्ट जो है वो हम, अगर आप हमसे बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट कहें, तो हम लोगों ने पेंटिंग का किया है। एक, अच्छा। जहाँ से हम पढ़ के निकले थे, वहाँ की हमने जो है वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, और उस गर्ल्स हॉस्टल की पेंटिंग का काम हमने किया था, और वो शायद 28,000 ऐसे कुछ का वो काम था। ये कौन से साल की बात है? ये तो 90 की बात है। ओके। जी। फिर आप आ जाइए, तो एक हमने जो है वो अपनी हाउसिंग करी, लेकिन एक हमने जो है नोएडा में सेक्टर 18 में जो है एक हमें ब्रेक मिला, और एक दुबई में जो है वो एक हमारे आजमगढ़ के ही थे, हाजी साहब, उनका एक कोठी थी, बड़ी कोठी थी, उसको बनाने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और वो हमने जो है बहुत अच्छे मेहनत से बनाया। पहले तो मेरे वालिद राज़ी नहीं थे मेरे, कि हम लोग ये काम करें, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस काम के अंदर जो है वो बेईमानी चोरी बहुत है, और आप लोग यही काम करोगे। तो हम लोगों ने कहा कि बेईमानी चोरी तो फिर आदमी हर काम में कर सकता है, हुँ, और अगर चाहे तो हर काम ईमानदारी से भी कर सकता है। सही बात है। तो हम लोगों ने जो है वो जब काम से प्रूव किया, और मेरे फादर को लोगों ने बोला कि आपके बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया, तो तब जा थोड़ा-सा उनको भी, वो भी मोटिवेट हुए, और हम लोगों को थोड़ा उन्होंने मोटिवेट और करना शुरू करा, तो उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, अगर मैं बताऊँ कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, राइट? तो आप बताओगे कि आपकी कंपनी क्या डिफरेंट है बाकी कंपनी से? तो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर मेरे को किसी से कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो मैं आपकी कंपनी क्यों चूज़ करूँगा? मतलब मोड क्या है आपके बिज़नेस में? देखिए, फिर मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है क्वालिटी, और एक मेहनती स्टाफ। मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे साथ जो काम करने वाले जो भी स्टाफ हैं, और मैं कभी उनको स्टाफ नहीं कहता, कंपनी का मेंबर ही कहता हूँ, और ना ही मैंने कभी भी किसी अपने स्टाफ के साथ इस तरह से बिहेव किया कि मैं बॉस हूँ। ये भी मैंने अपने फादर से सीखा है कि कोई बॉस नहीं है। ये बॉस कल्चर जो है वो हमारा नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ का है, ये बॉस कल्चर। तो हमने अपने स्टाफ के साथ कभी कोई बॉस कल्चर में नहीं गए। तो जो हमारा स्टाफ है, वो, क्योंकि आप जब कंपनी बड़ी हो जाती है, तो आप सब जगह ना खड़े होकर देख सकते हैं, ना ही चीज़ों को वो कर सकते हैं। तो हमने जो है वो उनको इस तरीके से बनाया है कि वो काम को अपना समझें, कि काम गलत ना हो जाए, काम के अंदर कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इस तरह से जो है वो जब, ज़ाहिर-सी बात है, जब स्टाफ हमारा अच्छा है, तो हमारे जो प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं, वो भी क्वालिटी में होते हैं। तो जो काम मिलता है वो वर्ड से ही मिलता है, यानी आपने मैंने जिसका काम किया उसने आगे वो किया, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ।
तो उससे जो है हमें काम मिले जो प्राइवेट काम है। और प्राइवेट काम तो जो है वर्ड ऑफ माउथ से मिलते हैं और कनेक्शन से मिलते हैं। लेकिन जो अब हम लोग जो हैं वो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो तो जो है वो बिडिंग से मिलते हैं और वो लोवेस्ट आने पे मिलते हैं। लेकिन हम लोग उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे काम थोड़ा अलग बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो और जिसका हम काम करते हैं, जिस एजेंसी के लिए करते हैं, वो ये कहते हैं, जैसे हम रेलवेज़ के लिए काम कर रहे हैं, राइट्स के लिए कर रहे हैं, एनबीसीसी के लिए कर रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी के लिए कर रहे हैं, अलग-अलग एजेंसीज़ के लिए काम कर रहे हैं और नाम होता है और वो खुद कहते हैं, वो चाहते हैं कि भई ये लोग आ जाएँ, हमारा काम करें, तो हमारी उनकी भी हेडेक दूर हो जाती है कि भई अगर काम अच्छा होगा तो उनकी भी तारीफ़ होगी। तो आपने जैसे बताया कि आप बॉस कल्चर नहीं रखते हो, तो लीडरशिप स्टाइल आपका कुछ डिफरेंट होगा, राइट? एंड 6 से 7 फाउंडर्स हैं ये कंपनी में, तो सबका लीडरशिप डिफरेंट होगा। तो आप बताओगे कि लीडरशिप वगैरह क्या फॉलो करते हो? क्या कल्चर रहता है आपके कंपनी में? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमारे 7 फाउंडर हैं और हर किसी का अपना जो है वो एक अलग स्टाइल होता है काम करने का। तो हम लोग के यहाँ जो है वो है ये कि हम लोग जो प्रोजेक्ट होते हैं, हुँ, हुँ। वो उसके ऊपर सपोज़ प्रोजेक्ट आया, तो ये देखते हैं किसके पास कितने प्रोजेक्ट हैं। तो उस एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज जो है वो एक ही डायरेक्टर होगा, सब ओके, नहीं होंगे। ओके। तो जैसे सपोज 30 काम चल रहे हैं, हुँ, हुँ। तो मेरे पास 4 काम है, तो उन 4 का जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज हो वही उसके उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी होगी। फाइनल कॉल आपका ही होगा। सब फाइनल कॉल जो है मेरा होगा, दूसरे के पास जो होंगे वो उसका फाइनल कॉल उसका। लेकिन हम लोगों के अंदर आपस में भी इतनी अच्छी वो है कि एक दूसरे से हम लोग जो है वो एडवाइस लेते रहते हैं, या कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रोजेक्ट को भी हम जाके देख लेते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं एक दूसरे के प्रोजेक्ट ओके। की। तो ये भी एक बहुत अच्छा हुआ है कि आपस में किसी तरह की कोई रिफ्ट नहीं है, हुँ, हुँ। तो वो भी हमें मोटिवेट रखती है। और जो लोग जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि जो लोग लड़ाई झगड़ों में अपना टाइम निकालते हैं, वो हमारे पास प्लस हो जाता है वो टाइम हमारे लिए। ओके। तो अगर मैं कंपनी की कल्चर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कल्चर लग रहा है। हाँ, कंपनी के अंदर आप अगर आप ये मेरा ऑफ़िस ही है और आप जो है वो हमारा ये चारों फ्लोर जो है ये हमारी कंपनी के ही हैं। अच्छा। तो इसके ऊपर आप जाएँगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एचआर है और इंजीनियरिंग सेक्शन है और ऊपर जो है फिर वो डायरेक्टर्स का है। तो आप जिससे भी बात करेंगे तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि ये यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको यही लगेगा कि ये मेरी अपनी कंपनी है। अच्छा। तो आप ये बताओगे कि डिसीजन मेकिंग कभी-कभार मुश्किल होता है, कठिनाई डिसीजन में मुश्किल हो जाता है कि अंडर प्रेशर हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, काफ़ी काम रहना पड़ता है। तो आप कैसे ये सिचुएशन से डील करते हो? बिल्कुल ठीक है, डिसीज़न मेकिंग जो है वो आसान नहीं है, लेकिन हर जगह पे एक जैसा डिसीज़न भी नहीं लिया जा हुँ, सकता। हुँ। वो टाइम टू टाइम ये देखा जाता है और मैन टू मैन देखा जाता है कि हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो है वो मेरे हिसाब से चले। हम कोशिश ये करते हैं कि मैं उसके हिसाब से चलूँ। देखिए मैं ये सोचूँ कि ये मेरे हिसाब से चले ना तो ये मेरे लिए मुश्किल बात है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं उसके हिसाब से चल लूँ तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे तो खुद करना है ना, उससे कराना है। कराना ज़्यादा मुश्किल है, करना ज़्यादा आसान है। तो मैं तो यही करता हूँ कि मैं उनके हिसाब से चल के अपना काम निकालता हूँ। अच्छा। तो अगर मैं बात करूँ एथिक्स और इंटीग्रिटी की, तो हर एक कंपनी में डिफरेंट रहती है। तो अगर आपकी कंपनी की बात करूँ तो क्या इंटीग्रिटी है? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है और ग्रोथ भी देखना पड़ता है, क्योंकि स्केल भी करना है हमें और प्रॉफिटेबली भी रहना है। तो आप इंटीग्रिटी के बारे में बताओगे कि आप क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हो? मेन देखिए जो कंपनी होती है हुँ, हुँ। वो स्टाफ पे ही डिपेंड करती है। स्टाफ से ही चलती है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो अपने आप जो है वो इंटीग्रिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों जो हैं वो आते हैं। अगर 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 स्टाफ अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी तो जो है वो ऐसे जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर मेजर हमारे मटेरियल ऐसे महंगे-महंगे होते हैं
कि अगर उसकी मिसहैंडलिंग हो जाए तो लाखों का हमें लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ उसको एहसास रहना कि ये मेरा है, एक एक ईंट ज़मीन पे पड़ी है तो ये मेरी है। आज की एक ईंट की कीमत भी 10 रुपए है। तो अगर ज़मीन पे पड़े हैं तो 10 रुपए मेरे हैं। तो स्टाफ भी अगर आप राउंड लगाएँगे तो वो कहेगा कि नहीं यार ये 10 रुपए क्यों पड़े हैं ज़मीन पे, इसको उठाओ। तो कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से समुंदर बनता है। तो इसी यही चीज़ जो है वो हम अपने स्टाफ के अंदर डालते हैं कि वेस्टेज जो है वो कहीं पर नहीं होना चाहिए। और ये वेस्टेज इसलिए नहीं, कंपनी के लिए, देश के लिए भी, कि ईंट पड़ी है तो इसके अंदर लगने वाली मिट्टी और जो कुछ भी है वो हमारे देश का है। और ओके। ये फिर वापस मैंने अपने फादर से सीखा है कि वो नहाने में भी कहते थे कि पानी का इस्तेमाल इतना हो जितनी ज़रूरत हो। अच्छा। हाँ, आप वेस्ट नहीं करें, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें, पानी को वेस्ट ना करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपने फादर से सीखी हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी में, जैसे आपने बोला कि वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड सारे स्टाफ भी ऐसे हैं, तो राइट टीम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बिना बिना उसके जो है वो आगे चीज़ बढ़ नहीं सकती। कोई कंपनी आप सिर्फ़ ये सोचें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत शार्प हूँ, तो उससे कंपनी आगे बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कंपनी आगे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टाफ और टीम की वजह से बढ़ती है। तो अगर मैं कुछ बात करूँ कि आप क्या देखते हो, अगर एक बंदे को हायर होना है आपकी कंपनी में, तो आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो तो यही देखती हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट है और कितना शार्प है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कितना ज़रूरतमंद है, अच्छा। ये कितना ज़रूरतमंद है। और हम लोग जो है वो कभी भी ये सोचते नहीं हैं कि ये कंपनी के ऊपर जो है वो लायबिलिटी बनेगा। कहीं न कहीं अगर वो लायबिलिटी बन रहा है तो हो सकता है मैं ये सोच लूँ कि ये आदमी बेकार है और ये कुछ नहीं करता। होता है कंपनी में। आप ये सोचें कि 90% काम जो है ना कंपनी का, वो 10 ही परसेंट लोग जो है करते हैं और 10% काम जो है 90% करते हैं। ये हमारे देखी हुई चीज़ है। लेकिन अगर वो जो है नेगेटिव नहीं है, यानी कंपनी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा और उसके अंदर जो है वो हो सकता है वो फिज़िकली भी वीक हो सकता है वो मेंटली भी वीक तो हो सकता है उसके नसीब से भी तो जो है ऊपर वाला हमें दे सकता है। ओके। भई अगर उसको दोनों चीज़ें नहीं दी, उसको दिमाग भी नहीं दिया और उसको हेल्थ भी नहीं दी, तो उसका उसका नसीब तो है ना कि उसको रोटी मिलेगी। तो मैं सोचूँ मैं रोटी दे रहा हूँ, तो मैं नहीं दे रहा, हो सकता है उसके वजह से मुझे रोटी मिल रही है। तो ये यहाँ पर मैं जो है वो बिल्कुल उसके जो जो मल्टीनेशनल कल्चर है उसके वो हूँ। और लोग कई बार जो है वो, मेरा एक फ्रेंड है वो एचआर में था, तो उसने जो है वो हम हमारी कंपनी फॉर्म होने के, वो दुबई में था, एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में एचआर हेड था। हुँ। तो वो 10-15 साल बाद एक बार इंडिया आया, तो उसने कहा कि तुम्हें जो है ये चीज़ तुम्हारी पीछे ले जाएगी, ये चीज़ तुम्हें पीछे ले जाएगी। ये जो तुम कंपनी में हर किसी को जो है हायर कर लेते हो। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि यार ये तो देखो पीछे और आगे ले जाने वाला तो जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। और शुक्र है अभी तक हम लोग जो हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो नहीं आए। आप लेगेसी, अगर मैं बताऊँ ये कंपनी की, तो लेगेसी में क्या देखना चाहते हो? अगर 50 साल बाद कोई ये कंपनी को देखे, तो आप क्या देखना चाहते हो? मैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसमें आ गई है, हमारी फील्ड में जॉइन कर लिया है काफ़ी बच्चों ने, मेरे और गुप्ता जी के बच्चों ने और बड़े भाई और छोटे भाई के बच्चों ने भी कंपनी को जॉइन किया है। हुँ, हुँ। तो जो जो वैल्यूज़ हम लेके चले हैं और जो हमने अपने इनहेरिट करी हैं अपने पेरेंट्स से, और ये कंपनी उसी पे आगे चल रही है, तो मैं यही कहूँगा कि हर तरह के लोगों को जो है वो रोज़गार मिलना चाहिए। कंपनी कंपनी का मकसद जो मेन है, वो रोज़गार देने का होना चाहिए। और अगर आप अपने खर्चे बढ़ा लें तो उसका कोई एंड नहीं है। एक शर्ट जो है वो 500 रुपए में भी आती है और 50,000 में भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 50,000 की शर्ट खरीदें, 500 रुपए में भी अच्छी शर्ट मिल जाएगी, लेकिन
आप उस पैसे से जो है कहीं ना किसी बच्चे को पढ़ाने का काम करें, हम्म। या आप जो है रोजगार बढ़ाने का काम करें। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, फेलियर हुए, जिसमें प्रोजेक्ट्स फेलियर होते हैं, राइट? उससे आपने सीखा? नहीं, मैंने ये भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम अभी तक एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, 34 ईयर्स हो गए हमें, 35 ईयर्स अब हो जाएंगे, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट ना कर पाए हों। ओके। हमने मेजर लॉस में भी जो है वो काम किए हैं, और मैं अपने को जो है वो लकी कहूँगा कि जब कोई काम हमारे को लगता है कि ये बहुत ही लॉस का काम है, हम्म। और हमें ये कहा गया, मैं माता वैष्णो देवी में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पर जो है वो मुझसे कहा गया कि हकीकत में हमने रेट गलत कोट कर दिए थे, कुछ वहाँ के टैक्सेशन हम समझ नहीं पाए थे। वो ये प्री जीएसटी रिजीम की बात कर रहा हूँ मैं, और उस वक्त वो काम जो है 50 करोड़, 50 करोड़ अबव था। तो मुझे कहा गया कि आपने ये गलत कोट कर दिया और आप इसको जो है छोड़ दे तो अच्छा है, वरना लॉस बहुत होगा। तो मैंने जो है वो अपने को खुद सेल्फ मोटिवेट किया। मैंने कहा कि छोड़ने से अच्छा ये है कि मैं इस काम को करके निकलूं। अच्छा। और वहाँ पे जो है वो, वहाँ पे जो श्राइन बोर्ड के सीईओ थे, उन्होंने जब मीटिंग करी, किक ऑफ मीटिंग, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कर पाएंगे? मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से करूँगा। और वो काम मैंने टाइम पे, ऐसे कामों को हम कहते हैं कि और फास्ट करो ताकि हमारे ओवरहेड्स जो हैं वो कम हो जाएं। तो ना कि मैंने उसको जो है वो अच्छा काम किया, और बिफोर टाइम किया, मेरे को लॉस भी नहीं हुआ उस काम में, जहाँ एक्सपेक्टेड था कि मैं 10-12 करोड़ रुपए लॉस में रहूँ। ओके। एंड ये कौन से साल की बात थी? ये बात है 10 साल हो गए, 2014, 15 14 की? 15 की बात है। ओके। और अगर आप ये बताओ कि आपका पर्पस क्या होता है या पैशन क्या है? सोशल वर्क भी करते हो, राइट? उसके बिहाइंड क्या पर्पस या क्या पैशन रहता है आपका? मेन तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मकसद यही है कि मुल्क में जो है वो हमारे कोई भी जो है वो ऐसा ना हो कि जो पढ़ा लिखा ना हो। हमारी कोशिश रहती है कि एजुकेशन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा वो है। हमसे लोग पूछते भी हैं कि पढ़ लिख के होगा क्या, नौकरी तो मिलती नहीं है। हम्म। तो हम ये कहते हैं कि नौकरी अगर ना भी मिले, तो अगर पढ़ लिख लोगे, तो अगर सड़क पे झाड़ू भी लगाओगे या चाय भी बेचोगे, तो भी उसका तरीका अलग होगा, और उसमें आगे बढ़ने के तुम्हारे पास रास्ते होंगे। और अगर पढ़े लिखे नहीं होगे, तो आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं, सिर्फ हमेशा झाड़ू या चाय ही बनाते रह जाओ। ओके। पढ़ लिख के आदमी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ निकालता है और उसमें आगे बढ़ता है। और आपने देखा भी है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है जब कोई काम करता है, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो है, जब काम शुरू किया था मैंने, हम्म। बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो जो पहली, मैं बड़ा लकी हूँ, जब हमने कंपनी शुरू करी थी, तो जो उस वक्त मेरे साथ लेबर काम कर रही थी, यानी हम्म। मैसन और बेलदार, हम्म। और जो पहला इंजीनियर हमारे साथ था, जो हम, मेरे पास पहला ड्राइवर था, पहला अकाउंटेंट था, वो आज तक मेरे साथ कंपनी में है। ओके। मेरे पास ड्राइवर जो है वो 34-35 साल से मेरे साथ है। और मेरा जो है वो अकाउंटेंट, जो आज मेरे फाइनेंस ऑफिसर हैं, उस वक्त जो है हम लोग जो है वो इस 3 लोगों का स्टाफ ही होता था, 2 मैं और रावत, और तीसरे जो है वो अकाउंटेंट। तो हम लोग जो हैं वो यही था कि हम काम जो करें वो थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसी मकसद से जो है हम लोग काम करते हैं कि पहले जो है पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो है रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूं, जब ये स्टार्ट हुआ था, एज अ स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, राइट? तो अब ये एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन फर्म बन गई है। तो उसके बारे में बताओगे कि ऐसे इतना जल्दी स्केल कैसे करा आप लोग ने? देखिए, हम लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को जो है मॉडर्न करते रहे। ओके। जैसे अ,
हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोग बिल्कुल समझ लिए बैलगाड़ी से शुरू हुए थे। जब कंप्यूटर्स आए तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ 32-33 ईयर्स तो हो गए होंगे। राइट। तो हमने जो है वो कहा कि हम भी कंप्यूटर लेंगे कुछ आता नहीं था, तो हमने कहा कंप्यूटर ले लेंगे। तो उससे पहले एक टाइपराइटर पे हमारे अकाउंटेंट थे जो टाइपराइटर पे हमारा पूरा हिसाब बनाते थे और डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो टाइप करा करते थे। हमारी शीट जो है वो टाइप हो गया आया करती थी हम लोगों के सामने। फिर हमने जो है वो एक कंप्यूटर और प्रिंटर खरीद लिया, तो उसके अंदर सिर्फ वही काम जो टाइपराइटर पे होता था वो उस पे होने लगा। और लोग कहते थे इससे क्या फायदा, वो भी तो टाइप ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके ऊपर जो है वो टैली आ गया, तो टैली पे हमारा हिसाब बनने लगा, कंपनी और बढ़ती चली गई तो हम लोग और आगे चलते चले गए। हमने जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को जो है वो लिया कि भाई हम लोग जो हैं अपने कामों को जो है वो मॉडर्न तरीके से जो है करें। अब हम लोग जो हैं वो अपनी कंपनी में हमने जो है वो ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि चेक्स एंड कंट्रोल्स जो हैं वो अगर आपके पास ना हो, और हमारी कंपनी जो है पूरे देश में काम कर रही है, समझ लीजिए कश्मीर से लेके और केरल तक हम लोग काम कर रहे हैं, सारे ही स्टेट्स में हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको मैनेज करना आसान नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सिस्टम्स हैं तो अब हम लोगों ने जो है वो ईआरपी लिया है, और जो यंग जनरेशन है उन्होंने वो स्टेप नहीं देखा जो स्टेप हमने, तो हो सकता है हम लोग जो चीज़ देख कर समझ सकें वो ना समझें, इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी है। तो जब अब ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें भी चेंज होती चली जा रही हैं, जनरेशन में जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर फेबी हो गए, हम लोग इतने नहीं थे और आज भी नहीं है। लेकिन दिमाग में जो एक टेक्नोलॉजी का वो है कि अगर अपने को आपने अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। राइट। तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है ये चीज़ देकर जाना चाहते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में हो। अब ईआरपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप जो चीज़ हम मैनुअल काम करते थे, आज एक ऑफिस में बैठकर ही सेंट्रलाइज हम हर चीज़ जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो आज की डेट में स्टॉक क्या है, हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, और इनिशियल यानी टेंडरिंग स्टेज से लेके टेंडर, परचेज, एचआर, इनसाइट, स्टोर, फाइनेंस, सब जो है वो एक ही जगह पे आ गया है। तो ओके। एक क्लिक के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। राइट। 500 से ऊपर का हमारा स्टाफ है, तो स्टाफ कई, और आपको पता भी है कि अब जो है वो चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है वो सारा सैप में चला गया है। तो और इवन इनकम टैक्स और जीएसटी जो है वो सारा जो है वो कंप्यूटराइजेशन हो गया है, और अब तो जो है वो जो ऑडिट भी होते हैं वो फेसलेस होते हैं। तो अब हमने अपने डायरेक्टर से यही कहा कि अगर हमने जो है वो अपने को, जाहिर सी बात है जब मैनुअल ऑडिट ही ख़त्म हो गया तो कंप्यूटर से तो कंप्यूटर ही बात करेगा, आदमी से तो आदमी बात करता था लेकिन कंप्यूटर से तो कंप्यूटर बात करेगा। तो इसलिए जो है अगर आपने भी अपने को कंप्यूटराइज नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे। इस बात को लेके कुछ थोड़ा सा हम लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन मैंने जो है वो इम्प्रेस करा लोगों को कि नहीं, हमें वो, उनको था कि मुश्किल मुश्किल ये है कि एक बार जो है वो स्टाफ को आना पड़ेगा, वो उसको जो है जल्दी नई सिस्टम हमारी टेक्नोलॉजी को आदमी जो है अडॉप्ट करना नहीं चाहता। राइट। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा, 2 साल 3 साल हमें लग गए इसके अंदर, लेकिन अब हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उसमें आ गए। तो आजकल एआई भी आ गया है काफ़ी ज़्यादा, सब एआई की बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है एआई ऑटोमेशन भी आप लगाना चाह रहे हो फ्यूचर में? देखिए अभी तो हमने उसको सोचा नहीं है, इसलिए कि अभी उसके जो हैं वो पूरी चीज़ें पता नहीं, कि उस आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो है वो कितने फ्रॉड भी उसके थ्रू हो रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें हम लोग सुनने को आ रही हैं। लेकिन हाँ, जब एक चीज़ जो है वो हो जाएगी कि हाँ इससे चीज़ें जो हैं वो और इम्प्रूव होंगी। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि इतने बड़े मुल्क में जहाँ आबादी इतनी ज़्यादा हो
तो हम लोगों को जो है वो ज़्यादा जॉब्स की तरफ जो है वो देखना चाहिए कि कैसे हम जो है वो जॉब्स क्रिएट करें। राइट। तो ये एक मतलब ठीक है, उसकी आसानियाँ हो सकती हैं, लेकिन जॉब्स जो हैं वो हम ज़रूर देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। राइट। तो ऐसा टाइम था क्या कि आपने पर्सनल सैक्रिफाइस करा था आपने इस जर्नी में, क्योंकि सैक्रिफाइस करना पड़ता है एज अ फाउंडर, तो आप बताओगे वो इंस्टेंस? सैक्रिफाइस तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि लाइफ में हर चीज़ में करना पड़ता है। और सैक्रिफाइस आदमी कहता है कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं। अगर सैक्रिफाइस करता है तो वो अपने लिए ही करता है। आप देखिए, अगर मैं अपने घर से शुरू करूं हम्म। और मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं, फर्स्ट मेरे जो हैं मेरे भाई बहन हैं। अब मैं छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई इशू बना के अपने भाई बहनों से लड़ूं, तो उससे क्या होगा कि मुझे लड़ने के लिए टाइम चाहिए और कन्फ्रंटेशन के लिए भी टाइम चाहिए। तो टाइम न, अगर वो टाइम वो मेरा वो निगेटिव टाइम है, तो अच्छा ये है कि अगर भाई बहन की कोई बात नहीं अच्छी लगी, उसको सेक्रीफाइस कर जाओ। तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मुझे ही मिला ने, कि हम्म। मेरा टाइम बच गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, कि मेरी वाइफ की है तो उसके भी भाई बहन हैं, तो उनके आपस में भी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। तो मैंने कभी भी ना अपनी फैमिली में, ना अपने इन लॉज की फैमिली में कोई किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, किसी तरह के कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, और कोई कंपटीशन भी नहीं है। राइट। किसी तरह का कंपटीशन भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि अगर हम उसको और आगे बढ़ा दें तो उससे हमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। आदमी सोचता है कि मैं उसकी टांग पकड़ के खींच लूँ, ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है? लेकिन अगर वो हमसे आगे जा रहा है तो कहीं न कहीं वो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। फिर अब नेक्स्ट जनरेशन में आ जाइए तो बच्चे आ गए। अब मैं, क्योंकि हम लोगों का जॉइंट में बिज़नेस है, तो मैं ये सोचूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा अलग हों, तो ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे पार्टनर हैं, शशांक गुप्ता जी हैं, देवेंद्र रावत जी हैं, कोई भी हैं, हम बच्चों को साथ लेके चले। और उन्होंने देखा भी है सब कुछ, और उन्होंने साथ चीज़ें चलाई भी हैं, और बिज़नेस में भी उनमें भी आपस में किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। कई बार हमसे लोग ये बात पूछते हैं, कई बार क्या बहुत पूछते हैं, कि ये कैसे बिज़नेस मॉडल है? आज तक वो समझ नहीं पा रहे कि एक साथ एक संग साथ लोग जो है वो इकट्ठा चल रहे हैं, और इतने साल से चल रहे हैं, 2500 से 30 साल से। कोई झगड़ा क्या है? नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई डिसेंट नोट नहीं है आज तक। हमारी आप देखेंगे तो आज तक हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम जब कोई डिसीजन लेना होता है, तो एक सिंगल डिसेंट नोट नहीं है। अगर मैं बात करूं, आपने किसी को मेंटर वगैरह माना था क्या, कि जो आप गलती कर रहे थे आपको बता रहा था, तो मेंटर वगैरह थे क्या उस टाइम? मेरे मेरे फादर मेरे मेंटर थे। तो आपने क्या क्या चीज़ सीखा उनसे, मतलब अगर मैं 3 चीज़ बताऊं जो आपने सीखा उनसे? देखिए, सबसे पहले तो जो है मैंने उनसे सादगी सीखी। अच्छा। उन्होंने जो है सादगी सिखाई, और एक छोटी-सी मिसाल मैं देता हूँ कि हम्म। उनको जो है वो ये कि बच्चों के ऊपर उन्होंने हमें बहुत सादगी से पाला। हम लोग जो हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल से, जामिया से हम लोगों ने ये पढ़ाई, पूरी हमारी पढ़ाई वहाँ से रही, और उन्होंने हमें एक इंसान बनाया। और इंजीनियर बन गए ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ी इंजीनियरिंग है। और वो कहीं न कहीं मेरे फ़ादर से हमने सीखी, कि किस तरीके से हमने बचपन से देखा कि वो कैसे जो है वो अपने दोस्त यार, रिश्तेदार, पड़ोस, और अपने उनको सबको साथ लेके चलते थे, और कभी उनके चेहरे पे, माथे पे शिकन नहीं देखा। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको, और थोड़ा-सा वो मैं उसको वो भी करता हूँ, कि एक दिन मैं लंच में घर पहुँच गया और हम्म। थोड़ा थका हुआ था। हम लोगों का काम तो बड़ा टेंशन वाला है। हम्म। हर रोज़ हमारे लिए एक चैलेंज होता है, हम्म। और कभी काम लेने का चैलेंज होता है, तो कभी एग्ज़ीक्यूशन का चैलेंज होता है, तो कभी फंड्स का चैलेंज होता है कि कहाँ से फंडिंग कैसे जनरेट करें। या तो मैं एक थका हुआ आया और लंच कर रहा था, तो मेरे फ़ादर मेरे पास आके बैठे, और उन्होंने जो है मुझसे ये कहा कि यार, वो आज़मगढ़ में एक हम लोग
वॉइस ऑफ आजमगढ़ के नाम से एक एफएम रेडियो भी चलाते हैं। तो उस वक्त उसकी शुरुआत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ये काम करना है। तो मैंने कहा, थोड़ा सा झुंझलाहट हो गई मुझे। मैंने कहा क्या डैडी, अपना काम वाम ना करें, बीवी बच्चे ना पालें, आपका तो रोज़ एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है कि अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो सोशल वर्क में कभी उन्होंने कमर्शियल कोई वो नहीं किया। तो वो चुप हो गए और उस वक्त कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे जो है वो सुबह हम लोग चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही और थोड़ा सा मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ उस बात में, कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अपने और अपने बच्चों को तो जो है वो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब दूसरे के बच्चे को देखो और उसको रोता देख के तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तब समझो कि तुम इंसान हो। और ये मत सोचना कि तुम बहुत अक्लमंद हो या बहुत ही बड़े हो जो तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे हाथ से ऊपर वाला करा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, वो वहाँ से वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया और फिर जो है वो ये नहीं सोचा, कभी थकान भी नहीं हुई और वो मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया। फिर वो वॉइस ऑफ आज़मगढ़ के नाम से एफएम रेडियो इस्टेब्लिश भी हुआ और आज बहुत अच्छा चल भी रहा है। उस इलाके के अंदर जो है वो हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ के, लेडीज़ अपने इंटरनल इश्यूज शेयर नहीं करती हैं, उसके ऊपर हम लोग वर्कशॉप करते रहते हैं। आज भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में ही, उसमें मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है वो चल रहे हैं और हमारे सीमा श्रीवास्तव जो हमारी जो इंचार्ज हैं उस स्टेशन की, वो यहाँ पे आई हुई हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था और उसने जो है वो और चीज़ पहले से था, लेकिन वहाँ से चीज़ें और बदल गई और तकरीबन उसके 1 साल बाद फिर मेरे फादर की डेथ भी हो गई। तो उनकी डेथ के बाद जो है ज़िम्मेदारियाँ और थोड़ी-सी सोशल उसकी वो आ गई और हमने अपने बच्चों को भी जो है यही सिखाने की कोशिश करी है कि भई बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कभी अ, ऐसे खर्चे मत करो कि जो ज़्यादती हो। जायज़ खर्चा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर पैसा है तो उसको दूसरों पे भी खर्च करना सीखो। राइट। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने फंडिंग की भी ज़िक्र करी थी कि काफ़ी परेशानी होती थी उसमें। तो क्योंकि पहली बार फंडिंग आप लोग को आइडिया नहीं था, डेक बनाना नहीं आता था, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं फंडिंग में। तो आप बताओगे कि पहला फंडिंग वगैरह कैसे लिया? और जनरली इन्वेस्टर्स वगैरह क्या देखते हैं फंडिंग, अगर कंस्ट्रक्शन बिज़नेस को फंड कर रहे हैं तो? देखिए, वो जो हमें पहली फंडिंग हुई थी, वो तो मैंने बताया था, वो तो सिर्फ़ जो है वो अ, हमारे एक नेबर थे और मेरे छोटा भाई था, उसके दोस्त के चचा थे और वो हमारी फैमिली को देख के उन्होंने कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये हैं, वो हैं। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही मुझे बुलाया और बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो हम लोग बड़े शर्माते हुए बोले कि हम एक काम करना चाहते हैं और उसके अंदर है कुछ। तो उन्होंने हमें जो है वो कहा कि ठीक है और उन्होंने हमें जो भी था पैसे लगाए उस प्रोजेक्ट पे और लगाने के बाद जो है वो हमारा शेयर हमें मिल गया, उनका शेयर उन्हें चला गया। लेकिन लिखना पढ़ना उन्होंने हमें सिखाया और हमें जो है कहा कि अगर आप जो है हिसाब में सही नहीं है तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएँगे। वो ये कहा करते थे कि पहले लिख फिर दे और कम पढ़े तो बही से ले। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने ही हमें सिखाई और इसीलिए हम लोगों की जो है वो लिखत पढ़त अच्छी होने की वजह से कोई डिस्प्यूट हमारे अंदर आपस में पार्टनर्स में नहीं। ओके। एंड लगभग कितने की फंडिंग ले चुके हैं आप लोग? उस वक्त तो वो प्राइवेट फंडिंग थी, लेकिन अब तो जो है हमारी जो फंडिंग है वो बैंक से ही है और हमारा एक्सपोज़र है तकरीबन 125 करोड़ के करीब का हमारा एक्सपोज़र है ओके, डिफरेंट बैंक से। गॉट इट। अगर मैं बात करूँ आपकी लर्निंग्स क्या है एज़ अ फाउंडर, क्योंकि लर्निंग्स डिफरेंट होती है।
अगर मैं दूसरे फाउंडर से बात करता हूँ तो डिफरेंट होती है। तो आपका टॉप लर्निंग बताइए थोड़ा। नहीं, हमने एज ए फाउंडर से बर्दाश्त करना ही सीखा है कि आपको जो है वो चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा कभी एक्साइट नहीं होना है। पहले आप सुनिए, समझिए और उसके बाद ही जो है वो अपना रिएक्शन दीजिए, ना कि सुनने से पहले कोई रिएक्शन आ जाए। अब जो सुनने से पहले रिएक्शन आएगा तो वो रिएक्शन सही नहीं होगा। ओके। रिएक्शन हमेशा जो है सुनने और समझने के बाद ही आना चाहिए। हम्म। तो हमने तो यही सीखा कि हम्म। आपको जो है वो सुनना और सीखना वो करना चाहिए, तो रिएक्शन आप बाद में ही दें। ओके। अगर मैं आपके फेलियर की बात करूँ तो आप एक इंसिडेंट बताना चाहोगे कि जिसमें आप फेल किए थे। फेलियर देखिए, जब कोविड आया ओके। 2019 से लेके 2020-21, ये बड़ा टफ टाइम था हमारे लिए और हमें एक बार ये एहसास हुआ हम्म। कि कैसे हम सरवाइव करेंगे। हमारे पास उस वक्त भी जो है तकरीबन 300 लोगों का स्टाफ था, अच्छा। 300 प्लस का स्टाफ था और प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट बंद थे। ओके। सैलरीज जानी थी, ईएमआईज जानी थी सारी बैंकों की, टैक्स गवर्नमेंट के पे करने थे और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू थी और इनकम जो है वो ज़ीरो थी। तो वो हमारे लिए बड़ा टफ टाइम था और हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हम इसको निकलेंगे। हम्म। और फिर जो है वो फादर ने की बात याद आई कि उसने कहा कि मर्द जो है वो कभी थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए और उसी के अंदर से चीज़ें निकालनी चाहिए। और सच्चाई ये है कि कोविड को हम हमारे लिए जो टफ टाइम था, हमने ये ज़रूर करा कि 3 महीने शायद हम लोगों ने हाफ सैलरी दी, लेकिन हमने सैलरी दी। ओके। हमने सैलरी दी और हमने जितने गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो भी दिए और हम ईएमआईज भी जो है मेंटेन करके रखे। ये अलग बात है कि कुछ कोविड उस वक्त जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आई थी कि कोविड लोन हमने जो है वो कुछ अवेल किए। आपने ले ऑफ्स नहीं करे उस टाइम। कोविड लोन जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी कि कोविड के थ्रू जो है वो कोविड की वजह से जो है कंपनीज को जो है फंडिंग हुई थी, तो उसके अंदर जो चल रही थी ना फंडिंग, उसके ऊपर 10% जो है उन्होंने ओके। और दे दिया था। तो वो एक टफ टाइम तो था और उससे भी हम लोग बाहर निकले और हमने जिन जो आधी आधी सैलरी दी थी, बाद में हमने उनको वो सैलरी भी रिलीज करी ओके। और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे हम लोग और धुल के साफ सुथरे होके फ्रेश हो गए और कंपनी ने जो है वो और मेहनत से काम किया और हमारा टर्नओवर और वो सब चीज़ें जो हमारी बढ़ी कोविड के बाद। अगर एक सक्सेस मंत्र पूछूं आपसे, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? खुश रहना। अच्छा, सही बात है। एंड अगर कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है अभी, उसको आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है? देखिए, ये एक टफ काम, काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है कि जैसे आप अपने बच्चे को जो है वो देखें कि वो पैदा होता है और धीरे धीरे मंथ बाय मंथ जो है वो बढ़ता चला जाता है, फिर ईयर टू ईयर, तो आपको देख के लगता है कि यार ये बच्चा मेरा बढ़ रहा है। हमारे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही हैं कि जब हमारे बच्चे जो वो प्रोजेक्ट्स ऊपर आते हैं और वो जो है वो हो जाते हैं, फिर उसके अंदर जो है ऑफिस चलते हैं या रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है। तो अब जैसे हम अयोध्या रेलवे स्टेशन हमने बनाया, तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम ये देखते हैं कि कुंभ का जो रश वहाँ पर है और उस रश में भी हमारी बिल्डिंग जो है वो अच्छे से है और उसका लोग बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो खुशी है ना, ये अपनी औलाद वाली खुशी इससे मिलती है कि जैसे औलाद पढ़ लिख के बड़ी बन जाए, तो हमारे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो अच्छे बन जाते हैं और उसका अच्छा यूज़ होता है। तो ये मोटिवेट करता है, ये आपको जो है वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है। तो हम उन प्रोजेक्ट से अब एनर्जी लेते हैं। तो आप जब भी ये काम करें, तो ये सोच के ना करें कि मुझे ये काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए करना है। ये सोच के करें कि ये काम मुझे देश के लिए करना है, अपने लिए करना है
और अपनी खुशी के लिए करना है। अगर आप ये चीज़ में कामयाब हो गए कि भाई, तब तो आप थकेंगे नहीं कभी। एक दूसरा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा कि ये मैंने, अब हम जाते हैं तो इधर से गुजरते हैं इस रोड से गाज़ियाबाद में, तो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट, मथुरा रोड पे जाते हैं तो अलग प्रोजेक्ट हैं, दूसरी तरफ से ले जाते हैं तो अलग प्रोजेक्ट हैं, नोएडा में जाते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे हर जगह हम कहते हैं अच्छा ये हमने बनाया है। तो इससे हमें जो है वो काफ़ी हमारा मोटिवेशनल लेवल हाई रहता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सेम हियर। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।